जुलाई 1965 को जीएचक्यू में जनरल अख्तर मलिक एक मीटिंग में सदर अयूब खान और कमांडर इन चीफ जनरल मूसा को ऑपरेशन जिब्राल्टर पर ब्रीफिंग दे रहे थे। जब ब्रीफिंग खत्म हुई तो जनरल अयूब खान ने नक्शे पर एक जगह पर उंगली रखते हुए जनरल अख्तर मलिक से कहा, आप यहाँ हमला क्यों नहीं करते? जनरल मलिक ने जवाब दिया, मुझे इसके लिए एक इजाफी फौज की ज़रूरत पड़ेगी। तो सदर जनरल अयूब खान ने जनरल मूसा की तरफ देखते हुए मुड़कर कहा कि जनरल अख्तर मलिक को जितनी भी इजाफी फ़ौज चाहिए वो आप फराहम करें। सदर अयूब खान ने हमले के लिए जिस जगह का इंतखाब किया था वो कश्मीर के इलाके छम जोड़ियाँ के पास एक इलाका था और वो इलाका अखनौर और जम्मू से मिलता था। फील्ड मार्शल अयूब खान और जनरल अख्तर मलिक दोनों वाज़ेह तौर पर इस इलाके की जंगी हिकमत अमली से बखूबी वाकिफ़ थे। जनरल मलिक ने अपने जहन में पहले से एक जंगी मंसूबा तैयार करके रखा हुआ था जिसके ज़रिए वो जम्मू या अखनौर पर कब्ज़ा करके कश्मीर में भारतीय सप्लाई लाइन को मुकम्मल तौर पर काटना चाहते थे। लेकिन इस मंसूबे को अमली जामा पहनाने में जनरल मूसा सबसे बड़ी रुकावट साबित हुए, क्योंकि वह समझते थे कि अगर पाक फ़ौज ने ऐसा हमला किया तो जवाबन भारत इंटरनेशनल बॉर्डर पर खुली जंग छेड़ देगा। लेकिन फिर अगस्त में एक अजीबोगरीब वाक़यात हुए जिन्होंने जनरल मूसा को अपना इरादा यकसर बदलने पर मजबूर कर दिया। पहला वाक़या ऑपरेशन जिब्राल्टर की नाकामी थी, जिसके बारे में इससे पहले एक वीडियो में बात कर चुके हैं। और दूसरा वाक़या ये हुआ कि भारतीय फ़ौज ने ऑपरेशन जिब्राल्टर के जवाब में आज़ाद कश्मीर पर हमला कर दिया। हमले में भारतीय फ़ौज ने पहले तो 15 अगस्त को कारगिल में 3 पाकिस्तानी चौकियों पर एक कब्ज़ा जमा लिया। फिर दूसरे दिन उड़ी के मकाम पर तलपुत्रा और बुर्जी की चौकियां भी इनके कब्जे में चली गईं। 23 और 24 अगस्त की दरमियानी शब भारतीय फ़ौज ने लेपा सेक्टर में कोंताल चौकी भी पाक फ़ौज से छीन ली। 24 और 25 अगस्त की दरमियानी रात हिंदुस्तान ने पीर साहबा के इलाके पर भी अपना कब्जा जमा लिया। 25 और 26 अगस्त की दरमियानी शब भारतीय अफवाज ने हाजी पीर पास पर हमला किया और 28 अगस्त को इस पर भी मुकम्मल तौर पर काबिज हो गए। इन हमलों पर सदर अयूब ने भारत को मुंह तोड़ जवाब देने का फैसला कर लिया। जाहिर है भारत को जवाब देने की जिम्मेदारी जनरल मूसा की थी, क्योंकि वो उस वक्त पाक फ़ौज के कमांडर इन चीफ थे। इन वाक़यात ने जनरल मूसा को अपनी सोच बदलने पर न सिर्फ मजबूर किया बल्कि इस पर अमल करने पर भी मजबूर कर दिया। उन्होंने जनरल अख्तर मलिक के प्लान की मंजूरी दी और इस ऑपरेशन को ऑपरेशन ग्रैंड स्लैम का नाम दिया गया। इस ऑपरेशन में पाकिस्तान ने यह तय किया कि भारत के साथ खुली जंग से बचने के लिए जम्मू की बजाय अखनौर पर हमला किया जाए और यह हमला सियालकोट की जानिब वर्किंग बाउंड्री की बजाय सीज फायर लैंड से किया जाए, ताकि भारत को बैनुल अक़वामी सरहद पर पाकिस्तान के खिलाफ लड़ाई का कोई जवाब न मिल सके। पाकिस्तानी कमांडर्स को ऑपरेशन की कामयाबी का पूरा मुकम्मल यकीन था, क्योंकि उस वक्त भारतीय फ़ौज के दस्ते 2 हिस्सों में बटे हुए थे और तकसीम थे। भारतीय फ़ौज का एक हिस्सा या एक दस्ता जिब्राल्टर फोर्सेस के साथ लड़ने में मुकम्मल मसरूफ़ था, जबकि दूसरा आज़ाद कश्मीर पर हमला कर चुका था। और यूँ अखनौर का रास्ता पाक फ़ौज के लिए बिल्कुल साफ था। इसलिए कहा जाता है कि नाकामी के बावजूद ऑपरेशन जिब्राल्टर पाकिस्तान को फतह की वो राह दिखा गया जो अखनौर की तरफ जाता था। अखनौर पर हमले का फैसला तो हो चुका था, लेकिन हुकूमत पाकिस्तान अभी मुतमईन नहीं थी। ये ज़रूरी था कि पाकिस्तान भारत की तरफ से किसी भी मुमकिन जवाबी हमले के लिए तैयार रहे। इसलिए जब सदर अयूब खान ने 29 अगस्त को फ़ौज और वजारत ख़ारजा को ऑपरेशन का हुक्मनामा जारी किया तो लिखा कि पाकिस्तान को भारत के साथ खुली जंग के लिए भी तैयार रहना चाहिए। सदर अयूब खान के अलावा बहुत से फ़ौजी अफसरान भी यही कह रहे थे कि हमला चाहे अखनौर पर हो या जम्मू पर, भारत जवाबी कार्रवाई के लिए मुकम्मल तौर पर खुले बॉर्डर पर महाज ज़रूर खोलेगा। मिलिट्री इंटेलिजेंस के सरबराह ब्रिगेडियर इरशाद ने भी इसी नुक्ता नज़र का इजहार किया और पाक फ़ौज को मशवरा दिया कि अपनी कार्रवाइयों को अखनौर तक फैलाना लाजमी नहीं। एक और अफसर ने ऑपरेशन के बारे में सुना तो कहा, इसका मतलब है कि पाकिस्तान भारत से खुली जंग करने जा रहा है। जवाब में जनरल अख्तर मलिक ने उन्हें कहा कि जी जनाब, आपको जंग लड़ने की ही तो तनख्वाह मिलती है। पाक फ़ौज की आला कमान के जहन में यह बात बिल्कुल वाज़ेह थी कि ऑपरेशन बैनुल अक़वामी सरहद पर जंग का बहस भी बन सकता है। अलबत्ता सिर्फ एक शख्स था, एक ऐसा शख्स था जिसका ख्याल था कि भारत बैनुल अक़वामी सरहद पर पाकिस्तान पर हमला नहीं करेगा। यह शख्स था उस वक्त का वज़ीर ख़ारजा ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो।
यकम सितंबर 1965 की रात 3 बजे अखनौर पर हमले का आगाज हो गया। पाकिस्तान की चौथी आर्टिलरी कोर की 110 तोपों ने मकबूजा कश्मीर में भारतीय फौजी ठिकानों पर अंधाधुंध गोलाबारी शुरू कर दी। ये बमबारी 1.5 घंटे जारी रही और सुबह 5 बजे पाक फौज के दस्तों ने सीज फायर लाइन अबूर की और ऐसा भरपूर हमला किया कि भारतीय फौज में एक कोहराम सा मच गया। भारत ने दावा किया कि इस हमले में 50 अमेरिकी साख्ता टैंक भी हिस्सा ले रहे थे। यह हमला अचानक था और भारतीय फौज इस हमले से निपटने के लिए बिल्कुल तैयार न थी। जैसा कि मैं आपको पहले बता चुका हूं कि फायर लाइन के साथ भारतीय फौज की तादाद बहुत कम थी, इसलिए भारत को सिर्फ एक ही दिन में वो शिकस्त फाश मिली जिसका उन्होंने कभी अपने ख्वाबों के अंदर भी तस्वुर ना किया था। चंद ही घंटों में चंप के इलाके से ज़्यादातर भारतीय फौज वहां मौजूद थी, वो भी पसपा हो चुकी थी। अलबत्ता कुछ जगहों पर भारतीय फौज की टोलियां मौजूद थीं जो पाक फौज से झड़पों में मसरूफ़ अमल थी। ऐसे ही एक मकाम पर भारतीय टैंकों ने पाक फौज के टैंकों को रोकने की एक नाकाम कोशिश की, लेकिन पाकिस्तानी टैंकों की बड़ी तादाद देखकर वो वहां से अपने 2 टैंक छोड़कर भाग निकले। पाक फौज ने ये टैंक अपने कब्जे में ले लिए, जबकि एक गांव चक पंडित से भी पाकिस्तानी फौज पर शदीद फायरिंग हो रही थी। मेजर मियां रजा शाह टैंक लेकर इस गांव की तरफ बढ़े। दुश्मन ने पाकिस्तानी टैंकों पर एंटी टैंक गनों से फायरिंग शुरू कर दी। मेजर रजा शाह का एक टैंक तबाह हुआ तो वो दूसरे टैंक में बैठकर आगे बढ़ने लगे, लेकिन ये टैंक भी दुश्मन का निशाना बन गया। वो ऐसे निकले और तीसरे टैंक में जा बैठे, लेकिन उनका ये टैंक आगे जाकर दलदल में फंस गया, मगर उन्होंने हिम्मत न हारी और चौथे टैंक में जा बैठे। यूं एक एक करके उन्होंने 4 टैंक बदले। चक पंडित पर कब्जा होने के बाद इनका आखिरी टैंक भी दुश्मन का निशाना बन गया और साथ ही मेजर रजा शाह की रूह भी परवाज कर गई। उन्होंने एक बेमिसाल बहादुरी दिखाई थी। यही वजह थी कि उन्हें निशाने हैदर देने की सिफारिश भी की गई। भारत की एक और मजबूत पोजीशन बुरे जाल थी, जहां दुश्मन ने बारूदी सुरंगों का एक ना ख़त्म होने वाला जाल बिछा रखा था और खारदार तारें बहुत बड़ी तादाद में वहां पर लगा रखी थीं। यहाँ 6ठी सिख लाइट इन्फेंट्री की 2 कंपनियां यानी 200 से ज़्यादा सिपाही मौजूद थे। पाक फौज की एक कंपनी ने इन पर हमला किया और इस कंपनी की कमान मेजर शाहनवाज कर रहे थे। जब वो दुश्मन से 400 गज दूर रह गए तो इन पर शदीद तरीन फायरिंग शुरू हो गई, जैसे कंपनी के बहुत से जवान मौका पर शहीद हुए। खुद मेजर शाहनवाज शदीद जख्मी हालत में थे, लेकिन उन्होंने पीछे हटने से इनकार कर दिया। इनकी बटालियन के कमांडर ने इनकी मदद के लिए टैंक भेजे, जिन्हें देखकर दुश्मन ने वो पोजीशन भी खाली कर दी, लेकिन तब तक मेजर शाहनवाज भी शहीद हो चुके थे। इनकी लाश भारतीय मोर्चों के बिल्कुल करीब से मिली। चंप को हाथ से निकलता देखकर भारत अपनी फिजाइयों को भी मैदान में ले आया। इंडिया के 8 तैयारों ने पठानकोट बेस से परवाज करके पाक फौज पर बमबारी शुरू कर दी। भारतीय तैयारों के मुकाबले में पाक फिजाइयाँ भी हरकत में आई और पाकिस्तानी तैयारों ने भारत के 4 तैयारे मार गिराए, जिसके बाद 4 भारतीय तैयारे वापस अपनी हदूद में भाग गए। भारतीय तैयारे गिराने वाले पाकिस्तानी तैयारों को स्क्वाड्रन लीडर सरफराज अहमद रफ़ीकी और फ्लाइट लेफ्टिनेंट इम्तियाज भट्टी उड़ा रहे थे। पाकिस्तानी तैयारा शिकन तोपों ने भी एक इंडियन तैयारे को मार गिराया। भारत ने अपने तैयारों की तबाही का बदला लेने के लिए 6 मजीद तैयारे भेजे। उन्होंने पाकिस्तान के 2 तैयारों को घेर लिया। भारतीय तैयारों की फायरिंग से एक पाकिस्तानी तैयारे को शदीद नुकसान भी पहुंचा, लेकिन तैयारे के पायलट फ्लाइट लेफ्टिनेंट यूसुफ इसे वापस बचाकर लाने में कामयाब रहे। भारतीय तैयारों की कार्रवाई के जवाब में एक पाकिस्तानी स्टार फाइटर तैयारा अपने तैयारों की मदद के लिए भारतीय फिजाया पाकिस्तान के स्टार फाइटर तैयारों से खौफजदा थी, इसलिए इनको आता देकर 6 में से 5 भारतीय तैयारे वापस भाग निकल खड़े हुए, लेकिन एक को भागने का मौका भी ना मिल सका। पाकिस्तानी स्टार फाइटर के पायलट हकीमुल्लाह ने इसको सियालकोट के करीब एयरबेस पर उतरने पर मजबूर किया और भारतीय पायलट को एक जंगी कैदी बना लिया गया। पाक फिजाया की इन कार्रवाइयों से पाकिस्तान को छम सेक्टर में मुकम्मल फिजाई बर्तरी हासिल हो चुकी थी। 2 सितंबर की सुबह पाक फौज ने छम पर कब्जा कर लिया। जब पाकिस्तान में यह ऐलान हुआ कि पाक फौज और आज़ाद फौज ने मकबूजा कश्मीर पर हमला कर दिया है, तो लोग सड़कों पर निकल आए और रक्स करने लगे। सदर अयूब खान और कश्मीरियों के हक में जिंदाबाद जिंदाबाद के नारे फजा में बुलंद होने लगे। उधर कश्मीर के महाज पर सूरत हाल ये थी कि भारतीय फौजी छम का इलाका मुकम्मल तौर पर खाली करके दरिया के पार दूसरी जानिब फरार हो चुके थे।
इनके पास कोई मजबूत पोजीशन फिलहाल मौजूद ना थी, यानी जम से आगे जोड़ियाँ और फिर दूर तक का इलाका तकरीबन खाली हो चुका था और पाक फौज मंसूबे के मुताबिक आसानी से अखनौर की तरफ मार्च कर सकती थी, बल्कि 1-2 रोज़ में इस पर काबिज भी हो सकती थी। ऑपरेशन ग्रैंड स्लैम की कामयाबी सामने पड़ी थी, लेकिन फिर एक ऐसा अजीब और गरीब वाक़या हुआ जिसने न सिर्फ ये कि सारे ऑपरेशन की कामयाबी पर पानी फेर दिया, बल्कि कश्मीर भी पाकिस्तान के हाथ से निकल गया। उस वक्त पाक फौज के मेजर जनरल याह्या खान पाकिस्तान की 7वीं डिवीजन की कमान कर रहे थे। वो जनरल अख्तर मलिक को हटाकर उनकी जगह खुद ऑपरेशन की क़यादत करना चाहते थे। उन्हें जनरल मूसा को भी अपना हम ख्याल बना लिया और जनरल मूसा ने 2 सितंबर को ऐन उस वक्त ग्रैंड स्लैम की कमांड तब्दील कर दी जब पाकिस्तानी फौज की फतह इंतहाई करीब थी। अचानक फौजी कमान की तब्दीली से ऐसी कन्फ्यूजन पैदा हुई कि उससे पाक फौज की पेशकदमी इतनी सुस्त हो गई कि यूं मानिए कि वो रुक गई। जनरल अख्तर मलिक तो यहाँ तक भी इल्ज़ाम लगाते हैं कि पाक फौज का 10वां ब्रिगेड, जिसने दरिया के पार मकबूजा इलाके पर चढ़ाई करना थी, उसके सरबराह ब्रिगेडियर अजमत जनरल याह्या से मिले हुए थे। इसलिए उन्होंने जानबूझकर पाक फौज की पेशकदमी को रोक दिया। बहाना यह बनाया कि इनकी मदद के लिए तोपखाना अपनी पोजीशन पर मौजूद नहीं है। जनरल अख्तर ने इनको हिदायत की थी कि जब तोपखाना अपनी पोजीशन पर पहुंच जाए तो वो उस पर उन्हें कोड वर्ड कोका कोला बोलेंगे, जिसके बाद ब्रिगेडियर अजहर को पूरी ताकत से हमला करना था। अब चूंकि जनरल अख्तर का कोई राब्ता ही नहीं रहा था, इसलिए वो कोड भी नहीं दे सके और यूं ऑपरेशन सुस्त से सुस्त तर होता चला गया। 2 सितंबर की सुबह तक जनरल मूसा के हुक्म पर कमान बदल चुकी थी और जनरल अख्तर मलिक की जगह जनरल याह्या खान ऑपरेशन के कमांडर बन चुके थे। इन्होंने कमांडर बनते ही ये किया कि पाक फौज को पेशकदमी करने का हुक्म देने की बजाय दिफाई पोजीशन इख्तियार करने के ऑर्डर जारी किए। इसके साथ ही उन्होंने मजीद हमलों को अगले चंद रोज़ यानी 3 सितंबर तक मुलतवी कर दिया। ISI के साबिक सरबराह जनरल महमूद अहमद लिखते हैं कि उस वक्त पाक फौज की राह में कोई भी रुकावट ना थी। अगर पाक फौज हमला करती तो वो जोड़ियों तक सारे इलाके को बआसानी फतह कर सकती थी, लेकिन ऐसा ना हो सका। भारतीय फौज हैरान थी कि आखिर जनरल अख्तर मलिक हमलों में इतनी देर क्यों कर रहे हैं, जबकि अखनौर उनके सामने है। भारतीय जनरल जोगिंदर सिंह लिखते हैं कि एक रोज़ बाद कुदरत ने हमारी मदद की और हमें पता चला कि जनरल अख्तर मलिक को बदल दिया गया है। जनरल मलिक की तब्दीली और हमले का रुक जाना भारत के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी और कामयाबी साबित हुई। उसकी वजह से भारत को इतना वक्त मिल गया कि वह अखनौर का दिफा मजबूत कर ले। भारत ने फौरी तौर पर 41वीं ब्रिगेड को अखनौर के दिफा के लिए भेज दिया। इस फोर्स के जवानों ने जोड़ियां के करीब दिफाई पोजीशन लेकर टैंक खड़े कर दिए और एंटी टैंक गनों को खेतों में छुपा दिया। इलाके में बारूदी सुरंगें भी बिछाई गई थी। भारत इस पोजीशन पर मजीद चंद दिन तक पाक फौज को रोकना चाहता था, ताकि इस दौरान इसकी अफवाज अखनौर में अपना दिफा मुकम्मल तौर पर मजबूत कर लें। उस वक्त भारत को एक ब्रिगेड फौज अखनौर पहुंच चुकी थी और मोर्चे खोदने का काम भी तेजी से जारी था। अगले रोज 3 सितंबर को पाक फौज ने जब पेशकदमी शुरू की तो उसकी रफ्तार पहले से भी सुस्त हो गई। दरिया अबूर करने की कोशिश में बहुत से टैंक और बख्तर बंद गाड़ियां कीचड़ में फंस गए। उन्हें निकालने के बाद पाकिस्तानी टैंक आगे बढ़े तो देखा कि दुश्मन वहां पर अपनी पोजीशन मजबूत कर चुका है। उन्होंने इस पोजीशन को बाईपास करने की कोशिश की तो भारत की एंटी टैंक गनों ने इन पर फायरिंग शुरू कर दी। चुनाचे मजबूरन पाक फौज ने पहले ट्रोटी को दुश्मन से खाली कराने का फैसला किया। इस लड़ाई के दौरान पाकिस्तानी तोपखाने से भारतीय फौज को शदीद नुकसान पहुंचाया और पाकिस्तान फौज के रेजिमेंट ने भारतीय फौज पर इतनी शदीद बमबारी की कि भारत फौज अपनी तोपें छोड़कर भागने पर मजबूर हो गई। लेकिन ये कामयाबी भी अखनौर की फतह के लिए नाकाफ़ी थी, क्योंकि इस लड़ाई में बहुत वक्त ज़ाया हो रहा था और 5 सितंबर को पाक फौज ने जोड़ियों पर कब्जा कर लिया। लेकिन तब तक भारतीय फौज अखनौर के करीब एक और मजबूत दिफाई पोजीशन इख्तियार कर चुकी थी, जिसकी वजह से अखनौर की फतह बहुत मुश्किल हो गई। भारत की नई दिफाई पोजीशन तक पहुंचते पहुंचते पाक फौज का हमला भी सुस्त पड़ गया। पाकिस्तानी फौज अखनौर के करीब मोर्चा जन हो गई और दोनों फौजें अपनी अपनी जगह पर मौजूद रहीं। लेकिन यह तय था कि अखनौर पर कब्जा करने का प्लान नाकाम हो चुका था। यह भी कहा जाता है कि जनरल मूसा ने 6 सितंबर से पहले ही एक मीटिंग में यह तय कर लिया था कि अखनौर फतह नहीं किया जाएगा।
स्क्वाड्रन लीडर सैयद सज्जाद हैदर ने तो यह भी इल्ज़ाम लगाया है कि जनरल याह्या के अलावा जनरल मूसा और जनरल अयूब खान भी ऑपरेशन की नाकामी के जिम्मेदार हैं, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि जनरल अख्तर मलिक इस कामयाब ऑपरेशन की कामयाबी के हीरो बने।